हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विद्या विहार। मैं श्रेया। मैं सीटेट के PYQs का एक श्रृंखला लेकर आ रही हूँ। उसी श्रृंखला में आज का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं CDP के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेके आई हूँ और ये सीटेट की तैयारी में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस सीरीज़ के पहले वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होनी चाहिए? केवल महंगी होनी चाहिए? नहीं, तो ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है। उपयोग में सरल और अवधारणाओं को समझने में सहायक होनी चाहिए, ये करेक्ट लग रहा है थोड़ा। केवल शिक्षक द्वारा बनाई जानी चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल अगर शिक्षक बनाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे का भी हमें सपोर्ट चाहिए। केवल डिजिटल होनी चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे हैंडमेड बना सकते हैं या फिर आप हैंडमेड बना सकते हैं बच्चे के हेल्प को लेकर, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो ये भी ऐसे भी जिस भी ऑप्शंस में सिर्फ केवल या ओनली आ जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादातर आंसर है जो सही नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे सटीक ऑप्शन सबसे लग रहा है, उपयोग में सरल होनी चाहिए और अवधारणाओं में समझने में सहायक होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सक्रिय भागीदारी और गहन चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है मुझे। शिक्षक का ध्यान भटकाने के लिए? नहीं, शिक्षक का ध्यान भटकाने के लिए थोड़ी बच्चे को हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप क्वेश्चन पूछो। कक्षा कक्षा के समय को भरने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ समय को ये करना है, भरना है। ये भी ऑप्शन नहीं सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। अनुशासन कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन आपको यहाँ है सक्रिय भागीदारी और गहन चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों का। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन आंसर क्या है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन EVS पढ़ाते समय कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? लेक्चर मेथड, पाठ्य पुस्तक को रटवाना? नहीं, जहां आपको ये रटवाना वर्ड दिख जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत है। बच्चों को आसपास के वातावरण का एक्सप्लोरेशन करने का अवसर देना। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे को एक्सप्लोर करने का हमें अवसर देना चाहिए। केवल परिभाषाएं याद करवाना? नहीं, ये नहीं याद करवाना है। केवल परिभाषा याद हम नहीं करा सकते हैं। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, इसका आंसर सी होगा। एक शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों के विचारों को अस्वीकार करके? नहीं, ये तो बहुत मतलब लग रहा है बहुत नेगेटिव ऑप्शन है। हम उसके विचार को ये कैसे नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब सारी चिंतन को बढ़ावा देकर? हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग ये सही लग रहा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वह होता है अब सारी और अभी सारी। अब सारी वह होता है जिसमें बच्चा बहुत सारे तरीके से सोच सकता है, किसी एक टॉपिक पे बहुत सारे उसको चिंतन कर सकता है, बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है मतलब क्लोज्ड बोल सकते हैं, आप क्लोज्ड एंडेड बोल सकते हैं कि बच्चा ये मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा गलत होता है। अब जिस किसी चीज़ का आंसर अगर सिर्फ एक ही है तो उसको आप डाइवर्जेंट थिंकिंग से नहीं सोच सकते। जैसे कि बोले कि इंडिया का जो कैपिटल क्या है, तो वो तो इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, उसके दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आंसर नहीं हो सकते, तो बच्चा इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग ही करेगा। तो ये हमको इसको हम पूरे हर क्षेत्र में गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बोल रहा है क्रिएटिविटी, ये वर्ड आप देखिए, तो क्रिएटिविटी के साथ हमेशा जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, फिर बच्चों को बार बार परीक्षण देकर? नहीं, ऐसा नहीं कि आप बच्चे को बार बार आप उसको क्रिएटिव उसको बनाने के लिए आप उसको उसका बार बार टेस्ट लेंगे, ये भी सही नहीं है। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है कि अपसारी चिंतन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देकर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है?
और आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग विधि में पहला कदम क्या होना चाहिए? समाधानों का मूल्यांकन करना, मतलब जो उसके आंसर थे उसका हम लोग इवैल्यूएशन करें, समस्या को समझना और परिभाषित करना। हाँ, ये कुछ कुछ हद तक मुझे सही लग रहा है। संभावित समाधानों को खोजना, चलिए आगे देखते हैं। डेटा एकत्र करना, हाँ डेटा एकत्र करना। तो मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, विधि में पहला कदम क्या है, आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? समाधानों का मूल्यांकन, तो पहले ही आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। समस्या को समझना, तो सबसे पहला जो हमारा ये होगा, किसी भी प्रॉब्लम को हमको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम उस समस्या को समझेंगे, है ना। समाधान तो ढूंढेंगे लेकिन पहले अगर हम समस्या समझ लेंगे तभी तो समाधान ढूंढेंगे। डाटा भी एकत्र करेंगे लेकिन पहले उससे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे तो कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। तो हम इसका आंसर होगा आंसर बी। फिर बच्चों की त्रुटियों, मिस्टेक्स और भ्रांतियों, मिसकॉन्सेप्शन दर्शाती है, क्या दर्शाती है? कि वे पढ़ाई में कमजोर है? नहीं, आप किसी बच्चे पे ऐसे जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि वो पढ़ाई में कमजोर है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। फिर कि शिक्षक प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसे आप डायरेक्ट टीचर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर बच्चे के सोचने के तरीकों को और सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, हाँ ये हर बच्चे में होता है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बाय बर्थ इंटेलिजेंट पैदा होता है। मतलब ये एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये स्वाभाविक सी चीज़ है कि बच्चा मिस्टेक करेगा, उसमें मिसकॉन्सेप्शन आएंगी, भ्रांतियां आएंगी, तो ये एक उसमें का हिस्सा कह सकते हैं, सीखने सिखाने के प्रोसेस का हिस्सा कह सकते हैं। कि किस अब नेक्स्ट है कि कक्षा में अनुशासन की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि अनुशासन की कमी है इसलिए बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो छात्रों को पास या फेल घोषित करना? नहीं, इसलिए नहीं है सिर्फ कि आप छात्रों को पास या फेल बता दें कि ये पास है या फेल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों की प्रक्रिया फीडबैक देना छात्रों को, ठीक है, ये सही लग रहा है। कुछ हद तक आगे देखते हैं। सत्र के अंत में अंकों का योग करना, तो सत्र के अंत में अंकों का योग करना ये आपने कहाँ पढ़ा था? समेटिव में पढ़ा था। और ये क्या बोला? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या है कि जब बच्चा सीख रहा है, सीखने के लिए आकलन, बच्चे क्या लिखा हुआ है? सीखने के लिए आकलन, कोई चीज बच्चे को हमको सिखाना है उसके लिए हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये तो अंत में नहीं होगा, ये पढ़ाई करने के दौरान ही होगा। ये जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है उसी फेज में ये आकलन किया जाता है। माता पिता को रिपोर्ट देना, इसका भी कोई यहाँ पे इस ऑप्शन का औचित्य नहीं बनता है। तो सत्र के अंत में ये कहाँ होता है? ये समेटिव में होता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो इसका ऑप्शन होगा शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। अगर बच्चा असेसमेंट करेंगे पढ़ाते पढ़ाते हुए के दौरान टीचर्स, अगर तो टीचर्स को ये पता चलेगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, फिर वो उस चीज़ को सुधारेंगे और जिससे वो जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया चल रही है उसमें टीचर है जो सुधार कर सकेंगे अपने भी तरीके में, कि बच्चा इस तरीके से अगर नहीं सीख पा रहा है तो वो कुछ और उसका विकल्प को अपनाएंगे और बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे और छात्रों को उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देंगे कि तुमको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम या तो ये इसका अभ्यास करके सीखो या फिर उसको किसी टीएलएम मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। यही सब होगा, उसको फीडबैक देंगे कि तुमको किस तरह समझना चाहिए, उसको बार बार तुम लिख कर समझो या फिर उसको खुद से कर कर समझो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी उसको फीडबैक दे सकते हैं जिससे बच्चों में सुधार आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? मतलब जो इवैल्यूएशन है उसको टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है? यह केवल अंकों को महत्व को बढ़ाता है? नहीं, केवल है तो ये तो नहीं होगा। यह बच्चों के को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाने में मदद करता है। हाँ, ये सही है। और शिक्षक को अपनी विधि बदलने की जानकारी देता है। ये सही लग रहा है, आगे का ऑप्शन देखते हैं। ये छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। नहीं, मतलब बच्चे आपस में अगर कॉम्पिटिशन कर ले तो वो हो जाता है, लेकिन आकलन इसलिए तो नहीं किया जाता कि बच्चे आपस में कॉम्पिटिशन करें, तो ये नहीं है। यह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, नहीं ये तो
मोस्ट नेगेटिव ऑप्शन कह सकते हैं, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनने में मदद करता है और शिक्षक को अपनी विधि बदलने की जानकारी देता है कि अगर बच्चे में सुधार नहीं हो रहा तो बच्चे टीचर है जो किसी और मेथड से बच्चे को समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्या है, एक अच्छा शिक्षक किसे माना जाता है? जो केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहता है? नहीं। केवल का अगर ऑप्शन आपको दिख जाए तो आपको वहां से ऑप्शन को रीचेक करना, और मोस्टली ये गलत होता है। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और उनके अनुभवों का उपयोग करता है। हाँ, ये ऑप्शन कुछ पॉजिटिव लग रहा है। जो केवल नोट्स लिखवाता है? नहीं, एक अच्छा शिक्षक से केवल नोट्स तो नहीं लिखाता। जो बहुत सख्त होता है? नहीं, ये भी नहीं होगा कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है जो बहुत सख्त होता है। तो जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा मोटिवेट करते हैं जो टीचर, वो अच्छे होते हैं और उनके अनुभवों का उपयोग करते हैं। बच्चा का जो भी एक्सपीरियंस है उस चीज का वो उपयोग करते हैं उस लर्निंग के प्रक्रिया में बच्चों के, है ना? उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं उसको ह्यूमिलेट करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन की क्या भूमिका है? मतलब अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है? तो मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चे को किसी चीज के लिए मोटिवेट करना, कि उस वो बच्चे टीचर का यह उद्देश्य है कि बच्चा है जो अपने अंदर से मोटिवेशन हो उसमें। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज के परिणाम के लिए मोटिवेट हो और उसके लिए उस किसी काम को करे, वो खुद से मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीखने को नीरस बना देती है? नहीं, मोटिवेशन कभी नीरस नहीं बनाती। अगर बच्चा खुद से मोटिवेट है तो वो बहुत अच्छा परिणाम लेके आएंगे। यह सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण पर्पसफुल बनाती है। हाँ, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। आगे देखते हैं, यह केवल शारीरिक दंड पर आधारित है? नहीं, ये जो बाहर दंड पर आधारित मोटिवेटेड होता है इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, कि बच्चा है जो रिवॉर्ड के लिए या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए मोटिवेशन लेता है और कोई काम को करता है, तो वो एक्सट्रिंसिक होता है, बाहरी होता है। और जो इंट्रिंसिक होगा वो क्या होगा, वो अंदर से मोटिवेट होंगे बच्चे। इसका सीखने से कोई संबंध नहीं है। नहीं, मोटिवेशन का सीखने से बहुत संबंध होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना। यहाँ तक तो ये ऑप्शन सही है कि एक समान फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा है जो हर बहुत तरीके से डिफरेंट होता है। कल्चरल फॉर्म में, उनके पर्यावरण के फॉर्म में, उनका एनवायरनमेंट के फॉर्म में अलग होता है। तो सब बच्चे के लिए आप एक ही पाठ्यक्रम नहीं ला सकते हैं। पाठ्यक्रम सिर्फ आप बुक को नहीं कह सकते हैं। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज आ जाती है। बच्चा का पूरा मतलब जितना भी उनका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो सब पाठ्यक्रम में ही आएगा। तो आप सिर्फ बुक को समझ के ये नहीं कह सकते हैं कि एक समान होना चाहिए, है ना? और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना, नहीं, ये कठोर तो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण के तरीकों को संशोधित करना और विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना। हाँ, आप अपने शिक्षण के जो तरीके हैं, टीचिंग मेथड्स में थोड़ा-सा आप परिवर्तन कर सकते हैं और बहुत सारे मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन मेथड्स को उपयोग में ला सकते हैं। ये कुछ सही लग रहा है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत करना। क्षमताओं के आधार पर तो आप बच्चे को समझ सकते हैं कि बच्चा का क्या मतलब उनका क्षमता है, लेकिन उनको सेग्रीगेट करना, ये वर्ड है जो ये यहाँ इसको नेगेटिव बना रहा है। धीमी गति से सीखने वाले पर बिल्कुल ध्यान न देना, नहीं, ये तो टोटली रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल स्तर पर रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो शिक्षक द्वारा लिखे गए नोट्स को बच्चे दोहराते हैं? नहीं, ये तो नहीं कुछ लग रहा है, ऐसा ऑप्शन कुछ सही नहीं है। बच्चे अपने परिवेश में जुड़कर और स्वयं एक्सप्लोर करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। हाँ, यही तो एनईपी 2020 का मोटो है कि बच्चा अपना ज्ञान का सृजन खुद करे, है ना? एक्सप्लोर करे, ठीक है? ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करते हैं? नहीं, रोट लर्निंग को तो इसमें मोटिव है इनका कि रोट लर्निंग को हटाना है। रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षक ही कक्षा में ज्ञान का एकमात्र स्रोत है? ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षक खुद को सर्वोपरि मान रहे हैं सिर्फ यहाँ पे,
एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। मतलब ज्ञान का स्रोत है, शिक्षक बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन सिर्फ एकमात्र, ये एकमात्र स्रोत आप नहीं कह सकते हो। तो ये भी ऑप्शन यहाँ गलत हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में भय और चिंता, फियर एंड एंजाइटी की भावना को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो छात्र को लगातार धमकी देना कि वे असफल हो जाएंगे, नहीं बच्चों को हम धमकी क्यों देंगे, है ना? तो ये ऑप्शन तो यही गलत है। परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न लेना, नहीं, ये भी बच्चे को आप डरा नहीं सकते बहुत क्वेश्चन हार्ड देके, तो फिर बच्चा को तो उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही चला जाएगा, है ना? बच्चे को यह महसूस कराना कि गणित चुनौतीपूर्ण नहीं है और उन्हें सकारात्मक अनुभव प्रदान करना। हाँ, ये पॉजिटिव ऑप्शन है आपका, कि बच्चे को ये बताना कि गणित है जो बहुत ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, उनको ऐसा विश्वास दिलाना, उसको बच्चे का इंटरेस्ट उसमें लाना, है ना? हम ये कह सकते हैं, उन्हें सकारात्मक अनुभव प्रदान करना, है ना? फिर केवल होशियार छात्रों को ही प्रश्न पूछने की अनुमति देना, नहीं, ऐसा भी नहीं कि जो इंटेलिजेंट है सिर्फ उन्हीं को वही प्रश्न पूछ सकते हैं और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो प्रश्न नहीं पूछ सकता, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है, छात्रों को अधिगम सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन करने का सबसे अच्छा तरीका। अभी मैंने आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समझाया, उसी के बारे में है कि अच्छा तरीका क्या है। तो उन्हें भौतिक पुरस्कार जैसे टॉफी देना नहीं, अगर आप उसको अंदर से मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये तो बाहर से मोटिवेशन हुआ कि बच्चा किसी रिवॉर्ड के लिए कोई काम कर रहा है, मोटिवेशन ले रहा है ना, मोटिवेट होकर काम कर रहा है, तो वो सही नहीं है। तो ये इंट्रिंसिक का पार्ट नहीं है, तो ये यहाँ गलत होता है। उन्हें सीखने में आनंद और व्यक्तिगत रुचि विकसित करने में मदद करना। हाँ, बच्चा अगर खुद से उसको इंजॉय कर रहा है, किसी चीज को लर्न करने में बच्चा इंजॉय कर रहा है और व्यक्तिगत रुचि विकसित कर रहा है, अपना जो पर्सनल उसमें इंटरेस्ट जगा रहा है, तो वो उसको मदद करेगा, ठीक है? उन्हें असफलता का डर दिखाना, नहीं, ये भी नहीं कि ये भी एक्सट्रिंसिक में आ जाए कि बच्चा किसी चीज़ से डर, मतलब बच्चा असफल ना हो जाए, उसका उनमें डर पैदा करके उनको किसी काम के लिए मोटिवेट करना, ये भी गलत है, ठीक है? हर सही उत्तर के लिए उन्हें पैसा देना, ये तो नहीं, पैसा देना तो कुछ ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब बच्चे को अगर हम सीखने के लिए आकलन उसका कर रहे हैं तो उसमें टीचर का क्या उद्देश्य है, क्या उसका मोटिव होता है, ठीक है? तो छात्रों के प्रगति को ट्रैक करना और उनके सीखने की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग प्रदान करना। हाँ, ये ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है। सत्र के अंत में एक बड़ी परीक्षा आयोजित करना, नहीं, ये ऑप्शन किसके लिए हो सकता है? ये हो सकता है सबमिटिव के लिए, तो ये नहीं होगा। समेटिव इवैल्यूएशन के लिए होगा, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। छात्रों को पास या फेल का लेवल देना, ये भी लास्ट में जो इवैल्यूएशन होता है उसके लिए ही बोलते हैं। केवल उनकी लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, ये कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए? कैसे उसको देख सकते हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बाधा, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस तो हम नहीं मान सकते हैं ये बहुभाषिकता को। इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाधा नहीं मान सकते। एक मूल्यांकन संसाधन, रिसोर्स जिसे बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, इसे एक हम रिसोर्स बोल सकते हैं कि ये एक मूल्यवान रिसोर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रिसोर्स है। बच्चों को हतोत्साहित नहीं, बच्चों को हम उसको हम बच्चे को हैरेस नहीं कर सकते हैं, जिसे अनदेखा कर देना, नहीं, इसे हम अनदेखा भी नहीं कर सकते, है ना? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पर गहन चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग और समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में कैसे मदद कर सकता है? मतलब एक टीचर है जो बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में कैसे हेल्प कर सकता है? उन्हें केवल एक ही दृष्टिकोण स्वीकार करने के लिए कहे, नहीं, एक ही दृष्टिकोण जब बोल देगा अगर, तो ये कैसे आप कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग? ये तो फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया।
और क्रिटिकल के साथ मैंने अभी बताया था ना कौन सा जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है ना। उन्हें प्रश्न पूछने, तर्क वितर्क करने और विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये सही है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं आंसर क्या है। उन्हें सभी जानकारी को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए कहकर बोलना, स्वीकार करने के लिए कहकर। नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं सही बैठ रहा है। ये मतलब कैसे, बच्चा अगर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है तो बच्चा तो सवाल करेगा ही। तो यहाँ पे अगर बच्चा को सवाल करने के लिए आप मना कर दिए तो वो तो आप बच्चे को फिर बोल रहे हैं कि नहीं आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन तो पूरे गलत है। फिर उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, नहीं ये भी नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को पठन यानी रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शब्दों को जोर जोर से पढ़ने पर जोर देना, ये क्या है, प्राथमिक कक्षा, यहाँ ध्यान दीजिए है ना। तो शब्दों को जोर जोर से पढ़ने पर जोर देना। देखते हैं आगे क्या है। छात्रों को अर्थ निर्माण मीनिंग मेकिंग पर ध्यान केंद्रित करने और संदर्भ से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है कि मीनिंग मेकिंग मतलब बच्चे उसके मीनिंग को समझ सके और है जो ध्यान केंद्रित करे संदर्भ से, मतलब उसके संदर्भ में बच्चे कुछ सीख सके, बिना किसी संदर्भ के शब्दों को याद करवाना नहीं। रोट मेमोराइजेशन तो गलत ही होगा। केवल कठिन शब्दों को के अर्थ को लिखवाना, नहीं, केवल कठिन केवल है ना यहाँ, केवल कठिन हम नहीं कह सकते। तो ये भी मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर विल बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी। शब्दों को जोर से पढ़ने, हम प्राथमिक में बच्चे को ये करवाया जाता है रिपीटेशन मेथड कि आप जोर जोर से पढ़िए, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन आपका यहाँ बी में है। तो ये आंसर यही होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड छात्र की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक गिफ्टेड चाइल्ड है ना, उसकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा में ध्यान न देकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। या तो बच्चा गिफ्टेड हो या बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, जैसा भी हो, आप बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। उन्हें बहुत सरल और दोहराव वाले कार्य देना चाहिए। नहीं, अगर बच्चा है जो गिफ्टेड चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट है कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चा को आप सरल सा क्वेश्चन दे दिया और बच्चा मतलब बार बार उसी चीज़ को कर रहा है, नहीं तो बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चा पढ़ाई से फिर इरिटेट होने लगेगा, है ना। वो अपने एनर्जी को कहीं थ्रो नहीं कर पा रहा है, जो उसका लेवल है उस अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा है ना। उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च क्रम चिंतन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले कार्य और समृद्धि यानी इनरिच प्रोग्राम प्रदान करना। हाँ, ये बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना, कि बच्चे को जितना वो अच्छा और थिंक कर सके, ऐसा है जो उनको काम देना चाहिए। फिर उन्हें कक्षा में अन्य छात्रों की मदद करने के लिए कहना चाहिए। ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पॉजिटिव ऑप्शन आपको यहाँ है। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर विल बी सी। ये तो सिर्फ यहाँ पे इस ऑप्शन में तो सिर्फ क्या बोला, मदद करने, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड से मतलब इसका कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं बैठ पा रहा है ना। तो सबसे बेटर ऑप्शन इज सी, है ना। सॉरी, एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? एनसीएफ ने जो बोला है कि बच्चे को जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहर से जोड़ना जरूरी है। क्यों? ताकि पाठ्यक्रम को और अधिक कठिन बनाया जा सके। नहीं, ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आप पाठ्यक्रम को कठिन बना रहे हैं बाहर से जोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि सीखने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण मीनिंगफुल हो जाए और रटने की विधि से मुक्ति मिल सके। हाँ, यही तो है एनसीएफ का काम। ये बहुत पॉजिटिव ऑप्शन है कि रोड मेमोरी को हमको हटाना है ना, और मीनिंगफुल लर्निंग देना है, बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है ना, ताकि बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहे। नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है, आपको ऐसे ही पता चला, क्योंकि शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करना पसंद है। नहीं, ये भी कोई वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, 10 क्वेश्चंस और है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? जब वे निष्क्रिय रूप से शिक्षक को सुनते हैं। नहीं, ये निष्क्रिय सुनना तो चलिए ठीक है, लेकिन निष्क्रिय होकर बच्चे नहीं सुनेंगे। कभी भी बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जब शिक्षक सभी उत्तर बता देता है। शिक्षक क्यों उत्तर बताएंगे? शिक्षक तो क्वेश्चन पूछेंगे, शिक्षक हेल्प करेंगे।
सॉरी हेल्प करेंगे लेकिन वो उत्तर नहीं बताएंगे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, हाँ ये क्या है, यहाँ पॉजिटिव ऑप्शन है, क्या वर्ड है, सक्रिय, तो ये है पॉजिटिव ऑप्शन। जब उन्हें केवल रोट मैम लर्निंग के लिए कहा जाए, रोट लर्निंग तो आपको दम देखते ही नेगेटिव है ये ऑप्शन, है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, मतलब जब सीख रहे हैं यानी लर्निंग हो रहे, तो शिक्षक का उसमें क्या रोल होना चाहिए। केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, टीचर का सिर्फ ये काम नहीं है कि आए और ज्ञान देते जाए फटाफट बच्चे को कि आप यहाँ मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ आप ले लीजिए, ऐसे नहीं होता। अगर मैं ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपको टिक लगा के चली जाओ, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। आपको अगर मैं थोड़ा समझा के थोड़ा ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के बताऊं, तो आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और कुछ टर्म्स आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आते जाएंगे, है ना, तो ऐसे मुझे पढ़ाना चाहिए। बच्चों को नियंत्रित करने वाला नहीं, आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। केवल ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चे अपनी गति से अन्वेषण और सीख सके, फैसिलिटेटर, हाँ टीचर को क्या होना चाहिए, कभी भी लर्निंग प्रोसेस में टीचर को क्या होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है। बच्चे को केवल नोट्स लिखवाने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि बच्चे को सिर्फ नोट्स लिखवाने चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23rd क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बहुसंवेदी शिक्षण यानी मल्टी सेंसरी टीचिंग का क्या अर्थ होता है। केवल सुनना और बोलना, मल्टी सेंसरी, इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो कि आपके सभी सेंस ऑर्गन्स काम करने चाहिए, है ना, टीचिंग में। तो इस टीचिंग मेथड में का क्या अर्थ होता है हमें ये बताना है। तो केवल सुनना और बोलना नहीं, सिर्फ सुनना और बोलना सेंसेस का काम नहीं है, सभी सेंसेस का। तो इसमें कह सकते हैं सीखने में दृष्टि, श्रवण और स्पर्श यानी विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, टैक्टाइल मतलब छूने वाला होता है ना, सहित कई इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, हाँ ये ऑप्शन मोस्ट फिट बैठ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। केवल एक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना नहीं, सिर्फ एक शिक्षण है ये ऐसा कुछ नहीं है। गणित और विज्ञान को एक साथ पढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है कि आप मैथ और साइंस को ही सिर्फ मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड से पढ़ा सकते हो और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 क्वेश्चन है, बाल विकास में निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है। तो विकास अचानक होता है, नहीं, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, है ना, तो अचानक होता है ये तो कोई सही ऑप्शन नहीं है। विकास एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, हाँ ये सटीक बैठ रहा है ऑप्शन, कि एक धीमी मतलब विकास है जो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आज बच्चा पैदा हुआ कल चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा अभी पैदा हुआ है, धीरे धीरे वो बैलेंस बनाएगा अपने बॉडी में, फिर क्रॉलिंग करेगा, फिर क्रॉलिंग करने के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, मतलब धीमी गति से एक क्रमिक वे में, है ना, एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं बच्चा पहले दौड़ेगा फिर चलेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, अपने बॉडी पे बैलेंस बनाना सीखेगा, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद वो चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ये एक क्रमिक में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, और दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसे इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कि पहले वो जन्म लेते ही दौड़ेगा फिर चलेगा फिर बैलेंस बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये क्रमिक होता है, धीमी गति से क्रमिक प्रक्रिया और जीवन भर चलती है। डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलती है, ऐसा नहीं ग्रोथ है जो एक समय पे आके रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलती है ना। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। विकास केवल बचपन तक ही होता है, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन तक होता है। मैंने भी बताया ना कि ग्रोथ एक समय तक में आके रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ टाइम चलेगा। सभी बच्चों का विकास एक ही गति से होता है, नहीं, एक ही सीक्वेंस में होगा, एक ही गति में नहीं होगा, है ना। स्पीड आप नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि जो बच्चा कोई बच्चा 1 साल में चल लिया तो दूसरा बच्चा भी 1 ही साल में चलेगा, कोई बच्चा 1.5 साल में भी चलता है ना, लेकिन चलता तो लेकिन लेकिन हर बच्चा पहले चलेगा तभी दौड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पहले दौड़ेगा फिर चलेगा। इस सेंस में इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम चक्र में
फीडबैक यानी प्रतिक्रिया की क्या भूमिका होती है। फीडबैक की भूमिका क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर फीडबैक मिलेगा, जैसे कि मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब के जो चैनल है उस पर आकर अब अगर आप मुझे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे आके फीडबैक दें, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, तो वो मेरे लिए फीडबैक होगा। अगर मुझ में कुछ सुधार करना होगा तो मैं उसमें कुछ सुधार करूंगी। अगर मेरी कुछ गलतियां होंगी तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा, तो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे, मेरे लिए भी, हर एक आदमी के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है ना। तो फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। और हमारा तो शिक्षण अधिगम चक्र ही चल रहा है। यह केवल अंतिम ग्रेड निर्धारित करता है, नहीं। फीडबैक सिर्फ अंतिम ग्रेड निर्धारित नहीं करेगा। यह सीखने में सुधार करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को जानकारी प्रदान करता है। हाँ, किसी भी टीचिंग लर्निंग मेथड में जो प्रोसेस चल रहा है, वो साइकिल जो चल रहा है टीचिंग लर्निंग का, उसमें सुधार करने के लिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ कमी हो रही है ना, उसमें सुधार करने के लिए क्या होता है कि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है ना। और छात्रों और टीचर के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। इसका सीखने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका फीडबैक का। यह केवल बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से करने के लिए किए किए जाते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये तुलना करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एरर्स क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब जो आप त्रुटियां करते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वे बच्चों को असफल घोषित करने का आधार है, नहीं। ये आधार क्या होता है, आधार कुछ नहीं होता है कि असफल घोषित करने के लिए एक बेस है वो, ऐसा कुछ नहीं। वे बच्चे को सोचने के तरीके की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, हाँ, और सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है, हाँ। कहते हैं ना कि एक सफल होने के लिए एक आदमी को असफलता भी आना बहुत ज़रूरी होती है, उससे एक मनुष्य को किक मिलता है। जब कोई भी व्यक्ति असफल होगा, तो किसी कोई उसको गलत वे में ले लेंगे कि मैं असफल हो गया तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ जीवन में, ये वो करके वो वहाँ पे गिव अप कर देंगे। लेकिन इसी से तो सीखना है, गिव अप नहीं करना है। हमें फिर से तैयारी करनी है, फिर से अच्छे से मेहनत करनी है और सफल होकर दिखाना है। तो हमने क्या सीखा, असफलता से सीखा कि मुझे सफल होना है, कहाँ हमने गलतियां की थी, उस गलतियों को सुधार कर हमें कुछ आगे सीखना है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। वे केवल शिक्षक की विफलता को दर्शाती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि एरर कर रहे तो सिर्फ टीचर की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर की गलती है। त्रुटियों को तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कि आप तुरंत त्रुटि को हटा दें, ये भी कोई ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का विचार किसने दिया था। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से आपको किसका नाम याद आ सकता है। अगर जिसने पहले सीटेट की तैयारी की होगी तो उनके दिमाग में तो आ गया होगा आंसर अभी तक। तो जो मानता है कि ज्ञान समाज और संस्कृति में बातचीत के माध्यम से निर्मित होता है ना। जो यह मानता है कि ज्ञान समाज और संस्कृति में बातचीत के माध्यम से निर्मित होता है, मतलब सोसाइटी से है जो ज्ञान का सृजन होगा। अगर सोसाइटी के साथ बच्चा रहेगा, है ना, सोशल होकर रहेगा, तो है ना। तो ये बीएफ स्किनर तो नहीं बोले थे। जीन प्याजे क्या बोलते हैं, जीन प्याजे ने क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिविज्म बोला है, लेकिन सोशल का इन्होंने वर्ड नहीं दिया है ना। लेव वैगोस्की ने बोला है। सिगमंड फ्राइड भी नहीं, इन्होंने भी नहीं बोला है, इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं बोला है। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको, हाँ, अगर आपको थ्योरीज पढ़ना है मेरे से, तो मैंने अपने चैनल पे थ्योरीज को भी बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझा कर रखा है। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके ये सब थ्योरीज को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग काम देना, नहीं। अगर इस जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक रूढ़िवादिता दिमाग में बैठाना कि लड़का यह काम, लड़का बाहर जाके कमाएगा और लड़की घर में खाना बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
फिर लड़की है जो बाहर जॉब नहीं कर सकती, लड़के घर पे खाना नहीं बना सकते, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। तो इसको हम लोग की एक बहुत मतलब पहले से ये अवधारणा चली आ रही है। जैसे एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि शादी करने के बाद लड़की है जो लड़के के घर जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़का है जो विदाई के बाद लड़की के घर जाएगा, ये तो नहीं है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि समाज में एक रूढ़िवादी का धारणा है ये, कि लड़की ही अपने घर को छोड़ के जाएगी, लड़का नहीं, है ना? तो इसमें क्या है कि लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग काम देना, नहीं तो ये तो स्टीरियोटाइप यहाँ पे बना ही रहा कि आप अलग-अलग काम दे रहे हैं लड़के और लड़कियों को, ये भी नहीं होगा। लड़कों को गणित और लड़कियों को कला के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं। ये भी एक मिथ है कि लड़का है जो गणित में तेज होगा, लड़की कभी गणित में तेज नहीं हो सकती। आज के डेट में आप देखिए जाके कितने सारे सीए बैठे हैं, लड़कियां बन के बैठी हैं, टॉपर्स है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को गणित नहीं आता, लड़कियों को गाड़ी चलाने नहीं आता है, लड़कियां सिर्फ कला जानती है। अब कला से मैं बताऊँ तो मुझे मुझे कोई भी आर्ट नहीं आता, मैं कला में एकदम ज़ीरो हूँ। मुझे किसी भी आर्ट का कोई ART आर्ट वर्ड पता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं पता है। हाँ, अगर आप मेरा क्वालिफ़िकेशन जानना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के अंत में अपना क्वालिफ़िकेशन भी बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या क्लियर किया है और कैसे क्लियर किया है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक? नेक्स्ट ऑप्शन है ऐसे उदाहरण देना जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं। हाँ, यहाँ क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देते हैं इन द सेंस कि मतलब उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये क्या है अवधारणा है कि एक लड़की सिर्फ खाना ही बनाएगी, वो जॉब नहीं कर सकती। इसको चैलेंज करना है। एक लड़की खाना अगर बना सकती है तो वो जॉब भी कर सकती है, ये हुआ चैलेंज करना, है ना? तो इसको चुनौती देते हो और सभी बच्चों को सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है कि हर बच्चा जिसका जिस जैसा इंटरेस्ट एरिया उस अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? तो ये ऑप्शन बहुत सही है। लैंगिक भेदभाव को अनदेखा करना, हाँ ये है कि लैंगिक भेदभाव को आप अनदेखा करिए, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन ये है ना, इसी इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, बच्चे को कैसे आप फ्रीडम दे सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी लर्निंग का सबसे अच्छा मेथड क्या है? सामग्री को बार-बार पढ़ना, चलिए ये ठीक है, लेकिन आगे का भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निष्क्रिय रूप से सुनना और याद करना, नहीं, सुनना और याद करना तो चलिए ठीक है, किसी चीज़ को हम याद करेंगे तो ही तो हमें याद होगा, लेकिन निष्क्रिय नहीं, सक्रिय। सक्रिय रूप से, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जा रहा है। स्वयं करके सीखना, हाँ सबसे बेटर ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग और अनुभवों से जोड़ना, यानी एक्सपीरियंस, बच्चे को एक्सपीरियंस खुद से मिले, बच्चा खुद से करेगा तो उसको एक एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, है ना? बच्चा करके सीख रहा है ना? जो जिसको किसने बोला लर्निंग बाय डूइंग, है ना? ये जॉन डीवी ने बोला है लर्निंग बाय डूइंग, और ये प्याजे भी बोलते हैं बच्चा करके सीखे, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है ना? तो ये ऑप्शन बहुत करेक्ट है। शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स को कॉपी करना है, ये कुछ नहीं है कि नोट्स को आप कॉपी कर लेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? तो सामग्री को बार-बार पढ़ना मतलब हाँ, आप उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन ये है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना बोला गया और कुछ नहीं बोला गया। तो उस ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, लर्निंग बाय डूइंग और बच्चे को एक्सपीरियंस से जोड़ना, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उसका मोटिव है? केवल बच्चों को एकेडमिक प्रगति का मूल्यांकन करना, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एकेडमिक में बच्चे का एकेडमिक जो उनका तरक्की हो रहा है उसका आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस यानी लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक यानी बड़े लेवल पे उसका इवैल्यूएशन करना। बच्चे के समग्र विकास, शैक्षिक और सह-शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन करना। हाँ, ये बहुत हद तक ऑप्शन सही है। बहुत हद तक नहीं कह सकते, ये ऑप्शन भी सही है कि बच्चे के समग्र यानी टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट का, जो मतलब शैक्षणिक भी हो सकता है और सह-शैक्षणिक दोनों हो सकता है। जैसे कि बच्चे के सब्जेक्ट का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट एरिया का उनका, फिर उनके हम करिकुलर एक्टिविटीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे का फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, इमोशनल एक्टिविटीज़ का, बच्चे कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं अपने पीयर्स से, है ना?
तो उन सभी चीज़ का इवैल्यूएशन करना किस चीज़ में आता है, सीसीई में आता है, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है ना। ये है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, परीक्षा के बोझ को बढ़ाना। नहीं, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है ना। बच्चों को केवल अंकों के आधार पर वर्गीकृत करना, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन इज बी, है ना। तो चलिए, यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन का जो वीडियोस था चल रहा था वो खत्म हुआ, पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं है, सारे पीवाईक्यूज है सीटेट के, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो से मैं उसमें इसके ईयर्स और डेट्स भी लेके आऊंगी कि ये किस ये का है, ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। और कुछ भी आपको कहीं पे भी कमी लगी होगी या फिर आप कुछ फीडबैक मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और उसमें कुछ सुधार करने लायक होगा तो मैं उसमें सुधार करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं आगे ऐसा ही वीडियोज़ लाते रहूँ। आपको जैसा भी जितना क्वेश्चन चाहिए, अभी तो मैंने 30 क्वेश्चन का लाया, अगर आपको इससे ज़्यादा भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको, वो भी बता सकते हैं, मैं उसका भी प्रयास करूँगी लाने का। तो चलिए बात करते हैं अब मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो मेरा क्वालिफ़िकेशन है, मैंने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया है। मैंने सीटेट पेपर 1 को क्लियर किया है, पेपर 2 को क्लियर किया है और एस्टेट को भी क्लियर किया है ना। और रिसेंटली मैं एक जीआरएफ होल्डर हूँ, मैंने जीआरएफ निकाला है। मेरा सब्जेक्ट था एजुकेशन, है ना, एजुकेशन। एजुकेशन से मैंने जीआरएफ क्लियर किया है। और क्या कह सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। और अभी मेरा ये यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट हुआ है, देखिए आगे। अगर आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि और मैं किस सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं, है ना। आपको क्या मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो चलिए बंद करते हैं वीडियो को, यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।